दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी वाह वाह हथियार को, जो आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें सुपरस्टार और पॉलिटिशियन एमजीआर के फैन को दिखाते हैं, जो आज एक थिएटर पर आकर कहते हैं कि एमजीआर की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उन्हें वहाँ देखने नहीं जा सकते। तो क्या तुम उनकी कोई मूवी हमें दिखा सकते हो जिससे हम उन्हें निहार सके। ये सुनकर थिएटर का ऑनर मान जाता है और वो सारे फैंस के लिए एमजीआर की मूवी चला देता है, जिससे सब खुश होते हैं और ये लोग यही दुआ कर रहे थे कि एमजीआर ठीक हो जाएं। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका डिलीवरी का टाइम आ गया था, इसलिए उसे हॉस्पिटल लाए थे। तभी यहाँ एमजीआर के फैंस के पास एक आदमी बताता है कि एमजीआर साहब नहीं रहे, जो सुनकर तो ये लोग रोने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में इसी फैन के पास आकर कोई बताता है कि आपका पोता हुआ है, इसलिए जल्दी हॉस्पिटल जाइए। यानी इसी आदमी की बहू की उस समय डिलीवरी हो रही थी। खैर ये आदमी जल्दी से हॉस्पिटल आता है और अपने पोते को गोद में लेकर बहुत खुश होता है। तभी वो बच्चे के पैर पर एक तिल नोटिस करता है और डॉक्टर बताते हैं कि ये बच्चा 3:30 बजे पैदा हुआ था। इससे ये आदमी तो कुछ सोचने लगता है और एकदम से कहता है कि एमजीआर साहिब भी तो 3:30 बजे दुनिया को अलविदा कह गए और उनके पैर पर भी ऐसा ही तिल था, मैंने एक न्यूज में देखा था, इसलिए मेरे पोते को साहिब का ही आशीर्वाद मिला है और जरूर इसमें साहिब का ही गुण होंगे। ये कहकर वो चले जाते हैं। असल में ये आदमी साहिब का सबसे बड़ा फैन था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब इस आदमी का पोता, जिसका नाम इसने रामू रखा था, वो बड़ा होने लगता है तो ये आदमी उसे हर तरह की कला सिखाने लगता है, ताकि ये भी साहिब की तरह ही हर कला में माहिर हो जाए। इस तरह से दिन बीतते हैं। वहीं हम देखते हैं कि रामू किस्मत का भी धनी है, इसलिए एक बार जब वो अपने दादा को बाइक दिलाने के लिए लॉटरी का टिकट खरीदता है, तो अगले ही दिन उसकी लॉटरी लग जाती है, जिससे रामू तो बहुत खुश होता है और अपने पापा को आकर बताता है कि मेरी पूरे 50,000 की लॉटरी लगी है, जिससे हम दादा के लिए बाइक लेंगे। तभी वहाँ रामू के दादा आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि रामू लॉटरी के पैसों से बाइक लेने वाला है, तो वो लॉटरी का टिकट ही फाड़ देते हैं, ये कहकर के साहिब का कहना था कि हमें सिर्फ वही पैसा उड़ाना चाहिए जो हमने मेहनत से कमाया हो। ये देखकर तो रामू को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ गया था कि दादा मुझे कभी भी अपनी मर्जी का कुछ करने नहीं देंगे। इसलिए उस दिन से रामू ने अपने दादा के सामने शरीफ रहने का डिसाइड किया था और बाकी दुनिया के लिए वो सबसे बड़ा खिलाड़ी था। फिर एक दिन रामू के दादा कहते हैं कि साहिब लोगों की मदद करते थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू भी लोगों की मदद करे पावर में रहकर, इसलिए तुझे पुलिस की नौकरी करनी होगी, जिस पर रामू मान जाता है। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाते हैं, जब रामू अब एक इंस्पेक्टर बन चुका है और उसके बारे में कई पुलिस वाले बात कर रहे थे कि रामू कितनी ज्यादा घूस लेता है, जिससे सब परेशान हैं। और आज तो हद ही हो गई, क्योंकि रामू ने जाकर एक प्रोड्यूसर से 2 लाख रुपए की घूस ले ली, जिसके चलते प्रोड्यूसर ने रामू पर केस कर दिया और जांच करने पर रामू के पापा के अकाउंट पर प्रोड्यूसर के अकाउंट से 2 लाख रुपए गए हैं। यही सारे सबूत देखकर जज पहले तो रामू को डांटते हैं और फिर वो उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। फिर जब रामू घर आता है तो उसके दादा उससे चश्मा मांग रहे थे, जो रामू ने ही कहीं छुपा रखा है। असल में रामू के सस्पेंड होने वाली खबर अखबार में आ गई है, इसलिए रामू नहीं चाहता कि दादा वो अखबार पढ़े, जिसके चलते उसने चश्मा ही छुपा दिया। इसके बाद हम स्वामी नाम के एक ब्रोकर को देखते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और मंत्रियों की डील करवाता है। वो आज यहाँ के सीएम के पास एक कंपनी की डील लेकर आया था। असल में एक कंपनी के खिलाफ पब्लिक धरना दे रही है, इसलिए यहाँ स्वामी कहता है कि उस पब्लिक में हम अपने आदमी भेजकर दंगा करा देंगे, जिससे मामला आसानी से रफा दफा हो जाएगा। बस आप इसकी परमिशन दिला दो, क्योंकि वहाँ खून भी होंगे और इसके बदले आपको 142 मिलियन यूरोस मिलेंगे। ये सुनकर तो सीएम के मन में लालच आ जाता है और वो मान जाते हैं। इधर हम रामू को देखते हैं, जो आज एक बार में आता है। असल में रामू इस बार में आए दिन हफ्ता लेता था, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी रामू की है। तो आज रामू यहाँ आकर खूब एंजॉय करता है। फिर जब रामू यहाँ से घर जाने के लिए निकलता है, तो उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो रास्ते में भटक रही थी। यहाँ लड़की को देखकर रामू उस पर फिसल जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लड़की तो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। हालांकि रामू को वो लड़की पसंद आ गई थी। तभी वहाँ एकदम से एक लड़की कार से एक आदमी को उड़ा देती है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई थी। और रामू देखता है कि इस लड़की ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। तभी लड़की के फोन पर एक आदमी का फोन आता है, जो रामू उठाता है, तो सामने मणि नाम का आदमी बोल रहा था कि ये स्वामी की बेटी है और वो रामू से पूछता है कि आखिर बात क्या हुई है। तो रामू बताता है कि इस लड़की ने एक आदमी
आदमी को मार डाला है, लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ, मामला संभाल सकता हूँ। तो मणि कहता है कि ठीक है, तुम ये मामला शांत कर दो, मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद कर दूंगा। जिसके बाद रामू उस लड़की को सीधा हॉस्पिटल पहुंचाता है और ये मामला किसी तरह रफा दफा कर देता है। फिर हॉस्पिटल में स्वामी अपनी बेटी को देखने आता है जो अब ठीक थी। तब स्वामी रामू को धन्यवाद कहता है, साथ ही कहता है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं पूरा करवा दूंगा। तब रामू कहता है कि सर मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हूँ, अगर सस्पेंशन हटवा देते तो अच्छा होता। जिस पर स्वामी मान जाता है। फिर अगले दिन से रामू अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करता है। तभी उस पर मणि का फोन आता है जो बताता है कि एक लड़की उस एक्सीडेंट पर वीडियो बना रही है कि एक कार ने एक आदमी को उड़ा दिया, इसलिए तुम उस लड़की को जाकर समझाओ ना, ताकि बात दब जाए। इस पर रामू कहता है कि ठीक है, आप लड़की की वीडियो भेजिए, मैं देखता हूँ। फिर जब रामू उस लड़की की वीडियो खोलता है तो ये लड़की वही निकलती है जिससे रामू एक्सीडेंट से पहले मिला था, और वो लड़की ये दावा कर रही थी कि मैंने एक्सीडेंट में मरे आदमी की आत्मा से बात करी, जो कह रहा है कि उसे मारने वाला अभी भी जिंदा है और उसे कोई सजा नहीं मिली। ये सब सुनकर रामू तुरंत उस लड़की से मिलने पहुंचता है जिसका नाम वो था, और रामू कहता है कि आप झूठी बातें क्यों फैला रही हैं। जिस पर वो कहती है कि मैंने उस मरने वाले आदमी की आत्मा से बात की है, लेकिन रामू नहीं मानता। तब वो रामू को विश्वास दिलाने के लिए कि वो आत्मा से बात कर सकती है, वो कहती है कि जो तुम्हारे परिवार में कोई मरा हो तो बताओ, मैं उससे कनेक्ट करती हूँ। तो रामू अपनी दादी का नाम लेता है। तब वो रामू से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और एकदम से उसे कुछ अजीब साउंड सुनाई देता है, जैसे रामू के अंदर कुछ छुपा हो। पर यहाँ रामू को तो मजा आ रहा था कि वो उसके इतने करीब है। खैर फिर यहाँ से रामू जाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को पागल मत बनाओ। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी दादी से मैं कनेक्ट हुई थी और उन्होंने कहा कि तुम अपने दादा को पागल जितना बनाते हो वो सब देख रही हैं। ये सुनकर तो रामू भी चौंक जाता है कि इसे कैसे पता कि मैं अपने दादा को पागल बनाता आ रहा हूँ। फिर पुलिस स्टेशन आने के बाद रामू एक न्यूज देखता है तो पता चलता है कि कुछ हैकर्स ने एक बहुत बड़ी वेबसाइट को हैक कर लिया है, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट भी शामिल है। और मालूम चलता है कि इसे येलो फेस गैंग ने हैक किया था, जिसमें वह हैकर्स पब्लिक को बताना चाहते हैं कि जिस जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ अगले 10 दिनों में पब्लिक पर खतरा है, क्योंकि सरकार ने कुछ लोगों से हाथ मिलाया है जो लोगों के बीच में घुसकर उन्हें मार डालेंगे। ये खबर बाहर आते ही हल्ला मच जाता है और सीएम भी परेशान था कि ये सब कैसे हुआ। तब स्वामी कहता है कि हम उन लोगों के बारे में पता कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इधर रामू भी ये सारी न्यूज देखते हुए सोच रहा था कि अगर ये येलो फेस गैंग का केस मेरे हाथ में आ जाए तो इससे मेरा काफी नाम होगा, इसलिए वह मणि के पास आकर इस केस में शामिल होने की बात करता है, जो कि स्वामी सुन लेता है और फिर वो रामू को भी इस केस में शामिल कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रूम में सारे बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये बात कैसे लीक हुई। तब मालूम चलता है कि कुछ मिनिस्टर जो कि पार्टी में गए थे, वहाँ जाकर कुछ लोगों के फोन गायब हुए थे और इन्हीं मिनिस्टर के मोबाइल से ये बातें लीक हुई हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि अब उन हैकर्स को कैसे ढूंढा जाए। दूसरी तरफ हम दादा को देखते हैं जिन्हें चश्मा मिल गया था, इसलिए वह एक दिन पुराना अखबार पढ़ रहे थे और अचानक से उनके सामने खबर आती है कि उनका पोता सस्पेंड हो गया है। ये देखकर तो उनके होश उड़ जाते हैं। इधर रामू उन हैकर्स को पकड़ने का एक बढ़िया प्लान बताता है। वो कहता है कि हम एक सेटअप तैयार करेंगे, तरह से उस गैंग को मंत्रियों की बातों के बारे में पता चला है, उसी तरह से हम उन्हें अपने जाल में फंसाएंगे। इस प्लानिंग में हम हैक हुए मिनिस्टर के फोन से ऐसी बातें कराएंगे कि अब प्रोटेस्ट करने वाले मेन लीडर की गैंग का इनकाउंटर होने वाला है, जिससे हैकर ये बातें सुनेंगे तो वो कुछ कदम बढ़ाएंगे और यही मौका होगा उन हैकर्स को पकड़ने का। दूसरी तरफ रामू के दादाजी पुलिस स्टेशन जाने को तैयार थे कि उन्होंने मेरे पोते को कैसे सस्पेंड कर दिया। तब रामू के पापा उन्हें रोकते हैं तो दादा कहते हैं कि मेरा पोता ईमानदार है, जिस पर इन बाप बेटे की बहस हो जाती है और रामू के पापा यहाँ पर उन्हें सारी बात बता देते हैं कि अखबार में जो कुछ लिखा है वो सब सही है और आपका पोता रिश्वत लेते पकड़ा गया है। साथ ही वो बताते हैं कि तुम्हारा पोता स्कूल में चीटिंग करता था और जो पुलिस की नौकरी उसे मिली है वो भी उसने घूस देकर ली है। ये सारी बातें सुनने के बाद दादा के तो होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इधर दो मिनिस्टर के बीच में बातचीत हो रही थी, जहाँ दोनों ही पढ़ कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और जो कुछ भी हुआ है उन सब का इल्जाम वो किसी और पर लगा रहे थे। तभी रामू के पास उसकी माँ का कॉल आता है और वो बताती है कि तुम्हारे दादाजी को सब मालूम चल गया है, इसलिए तुम जल्दी से आकर उन्हें संभालो। लेकिन रामू तो इस मिशन में बिजी था। फिर सारे पुलिस वाले एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि यहीं कहीं येलो फेस गैंग का कोई ना कोई आदमी आएगा उस गैंग के लीडर को मैसेज देने के लिए, और होता भी ऐसा ही है। एक
पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है जो कि उस लीडर के रूम में पिज्जा दे जाता है, पर अंदर पुलिस मौजूद थी। उस पिज्जा के अंदर से एक बार कोड निकलता है और उस बार कोड को स्कैन करने के बाद एक वीडियो सामने आता है। उस वीडियो में येलो फेस गैंग वाला आदमी बोल रहा था कि पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और तुम लोगों को भी जल्दी जान से मार दिया जाएगा। तब ये पुलिस वाले उस डिलीवरी बॉय के पीछे चल देते हैं और रामू तुरंत ही उन लोगों के पास पहुंच जाता है जहां पूरी गैंग मौजूद थी। तब रामू उन सारे लोगों को यहाँ बुरी तरह मारता है, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी, और पुलिस वाले इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। तभी रामू के पास कॉल आता है और उसे बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद तो रामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अपने घर आता है। यहाँ रामू तो पूरी तरह गम में डूब गया था और कहीं ना कहीं उसे इस बात का पछतावा था कि मैं दादाजी से आखिरी बार बात नहीं कर पाया। खैर, फिर जब वो दादाजी के पास होता है तभी अचानक से रामू को कुछ होने लगता है और कुछ चीजें उसे दिखाई देती हैं। इधर हम देखते हैं कि स्वामी ये सुनकर बहुत खुश होता है कि वो हैकर्स पकड़े गए हैं। इसलिए स्वामी कहता है कि इन लोगों को जान से मार दो और रिपोर्ट में ये लिख देना कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इनकाउंटर में मारे गए, जिस पर सारे ऑफिसर मान जाते हैं। यहाँ रामू को रात में एकदम से एमजीआर नजर आने लगते हैं, जिससे रामू के होश उड़ गए थे और अब एमजीआर रामू के शरीर में घुस जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि दादा की आत्मा ने एमजीआर से कहा था कि अब ये लड़का तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसका ख्याल रखना। तो एमजीआर ने भी उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पोते को सही राह पर ले आऊंगा। इसके बाद रामू में जो एमजीआर की आत्मा आई थी वो सबसे पहले जाती है उन हैकर्स की मदद करने के लिए, क्योंकि एमजीआर को लोगों की मदद करनी थी। और जैसे इन हैकर्स को मारा जाने वाला था तो यहाँ एमजीआर पुलिस वालों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं और इस गैंग के सारे लोगों को यहाँ से छुड़ा लेते हैं। फिर रामू जब अगले दिन उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था, जिसके बाद रामू अगले दिन अपने दादा का अंतिम संस्कार करता है, जिसके बाद रात को फिर से यही सिलसिला शुरू हो जाता है। असल में रामू के अंदर रात में एमजीआर आ जाते हैं जो हर बुरे इंसान को मारते हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह से बुराई को खत्म करना है। जिसके बाद धीरे धीरे एमजीआर ने कई सारे बुरे लोगों को पीटा था और अब शहर से जुर्म खत्म हो रहे हैं। फिर अगली सुबह जब रामू उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता और ये हाल पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बार बार हो रहा था। रामू को लगने लगता है कि शायद उसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। फिर जब रामू तैयार होकर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तभी बार वाले लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि एक आदमी रात को एमजीआर बनकर हमें पीट कर चला गया और उसने कहा कि रामू को अब जरा सी भी रिश्वत नहीं देनी और ना ही हम तुम्हारे पास भटके। जिस पर रामू कहता है कि तुम पागल हो गए हो। हालांकि ये सब सुनकर रामू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद आज रामू को स्वामी अपने पास बुलाता है और कहता है कि उन हैकर्स को कोई बचा ले गया, पर अगर तुम मेरे लिए उस गैंग को पकड़ लाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी सेट कर दूंगा। ये सुनकर तो रामू को फिर से लालच आ जाता है और वो ये काम करने को तैयार था। जिसके बाद रामू सबसे पहले वो के पास आता है और कहता है कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, मुझे बताओ मेरे साथ क्या हुआ। तब यहाँ पर वो अपने गुरुजी को बुलाती है और वो रामू को रीड करने लगते हैं, लेकिन तभी रामू के अंदर से एमजीआर बाहर आते हैं, जो देख गुरु बेहोश हो जाते हैं और वहाँ वो एमजीआर से बात करती है। हालांकि वो को भी उन पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर एमजीआर रामू के अंदर कैसे आ गए, लेकिन एमजीआर वो को भरोसा दिलाते हैं। जिसके बाद यहाँ से एमजीआर रात को येलो फेस गैंग के पास पहुँचते हैं जो कि रामू के घर में ही छुपे थे। फिर हमें पता चलता है कि रामू दिन में जो सारी चीजें देखता है वो एमजीआर को पता रहती हैं, लेकिन जब रामू एमजीआर बनता है तो रामू को कुछ भी याद नहीं रहता। इसी तरह से रात दिन रामू सिर्फ इन्हीं बातों को सोचता रहता है कि आखिर वह कब बेहोश हुआ था और कब से उसे कोई बात याद नहीं है। एक तरह से रामू पागल होता जा रहा था। फिर एक पुलिस वाला रामू के पास आता है और कहता है कि एक लड़की है जिसने उस आदमी को देखा है जो कि एमजीआर बना घूम रहा है, और जब रामू उस लड़की को देखने जाता है तो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वो होती है जो कहती है कि आप लोग मेरे जरिए उस आदमी को पकड़ सकते हैं। जिसके बाद ये लोग वो को एक बिल्डिंग में बांध देते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं ताकि एमजीआर यहाँ पर उस लड़की को बचाने आ जाए। तब वो कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि एमजीआर यहाँ पर जरूर आएंगे और तुम लोगों को सबक भी सिखाएंगे। फिर थोड़ी देर में यहाँ लाइट भाग जाती है और एमजीआर सच में आ जाते हैं, जो उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीट कर वो को यहाँ से ले जा लेते हैं। जिसके बाद रामू की यहीं पर दोबारा आंख खुलती है जिसे कुछ भी याद नहीं था। फिर जब रामू अपने घर पर आता है तो देखता है कि एक कमरे में येलो फेस गैंग है, जो देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को पकड़
करने की जिम्मेदारी तो रामू को मिली थी। लेकिन तभी रामू के अंदर एमजीआर आ जाते हैं और वो इन हैकर्स को लेकर वू के पास आते हैं ताकि ये सारे लोग वू के पास सेफ रहें, क्योंकि रामू तो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ भी समझ पाए। फिर जब अगली सुबह यहाँ पर पुलिस वाले रामू के पास आते हैं तो कहते हैं कि कल रात जो आदमी एमजीआर बनकर लड़ रहा था, उसे देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि तुम वही थे, और कल की मार पिटाई में उसके कुछ फिंगरप्रिंट्स भी हमारे पास आए हैं, इसलिए हम उसके फिंगरप्रिंट्स को तुम्हारे साथ मैच करना चाहते हैं ताकि हमारा डाउट दूर हो सके। ये सुनकर तो रामू टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो अब बिना बात के फंस जाएगा। फिर ऑफिस में आकर रामू टॉयलेट जाता है और सोचने लगता है कि वो क्या करे। तभी उसके अंदर एमजीआर आ जाते हैं और वो तुरंत ही उस गैंग के पास कॉल करते हैं और हैकर से कहते हैं कि मेरे फिंगरप्रिंट्स का पता नहीं चलना चाहिए, जिस पर येलो फेस गैंग भी मान जाती है। फिर ये लोग रामू से कहते हैं कि तुम्हें बस अपना वाईफाई वहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। तब डर के मारे रामू भी बात मान लेता है और अपने वाईफाई को वहाँ के इंटरनेट से कनेक्ट करता है, जिसके जरिए जब रामू का फिंगरप्रिंट स्कैन होता है तो हैकर्स उसे डिक्लाइन बता देते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद रामू भी खुश हो गया था। इसके बाद एमजीआर येलो फेस गैंग से बात करते हैं और कहते हैं कि इस किस्से को कैसे खत्म करना है ये बताओ। तो ये गैंग के लोग कहते हैं कि अगर हमें मालिनी का मोबाइल का एक्सेस मिल जाए तो हम इस किस्से को खत्म कर सकते हैं, जिससे सीएम और स्वामी एक्सपोज हो जाएंगे। तब एमजीआर स्वामी की बेटी मालिनी के पास आते हैं और उसे हंटर से मारकर उसके बहाने फोन का एक्सेस निकलवा लेते हैं, जिससे कि हैकर्स के पास फिंगरप्रिंट पहुंच गए थे और वो आराम से उन सारी चीजों को हैक कर रहे थे। फिर हम देखते कि स्वामी को जब पता चलता है कि एमजीआर ने उसकी बेटी को मारा है तो वह एमजीआर को मारने के लिए कोने कोने से किलर्स को बुला लेता है और वही शर्त रखता है कि जो भी एमजीआर को मारेगा उसे इनाम मिलेगा। जिसके बाद अब ये लोग एमजीआर के पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन एमजीआर भी जानबूझकर इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और सारे लोगों को अकेले ही मिट्टी में मिला देते हैं। इधर हैकर्स की गैंग फाइल हैक करके उसे न्यूज चैनल के जरिए पब्लिक कर देती है, जिससे कि अब यहाँ स्वामी और सीएम की वो बातें लीक हो चुकी थी जिसमें वो दंगा करने की बात कर रहे थे और सीएम को 140 मिलियन यूरोस मिलने वाले थे, जो देखकर पब्लिक भड़क जाती है। वहीं यहाँ हम देखते कि एमजीआर को धोखे से कुछ लोगों ने मार दिया था, जिन्हें पहले एमजीआर पीटते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर रास्ते में ही एमजीआर घायल होने के कारण घोड़े से गिर जाते हैं। तब यहाँ कुछ लोग एमजीआर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जिनकी हालत सच में बहुत खराब थी। इधर स्वामी मालिनी के साथ देश छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहीं सीएम भी अब समझ गया था कि उसकी कुर्सी छिलने वाली है, इसलिए वे एक आदमी से कहता है कि पहले मेरे खिलाफ सबूत को मिटाओ, फिर हम देखते हैं। जिसके बाद एक आदमी स्वामी और मालिनी को जान से मार देता है, यानी सीएम के खिलाफ मेन सबूत तो रास्ते से हट गया। वहीं यहाँ रामू भी सही समय पर इलाज होने के कारण बच गया था, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ वो उसकी आंखों पर वही पट्टी बांध देती है जो कि एमजीआर पहना करते थे, जिससे क्या पूरे राज्य को उनका हीरो मिल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सीएम की सरकार उस वीडियो के बाद गिर गई थी और वहीं रामू भी अब एक नेक रास्ते पर चलने का फैसला करता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।